तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी को स्टार्ट किया था। सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने बोला था कि डिफरेंट वैल्यू में सीरीज के अलग अलग वैल्यू में से किसी भी एक सिंगल वैल्यू को सेलेक्ट करना वो हमारे लिए सेंट्रल टेंडेंसी होता है। वो ऐसा वैल्यू होता है जो सीरीज के रिमेनिंग सारे वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन करता है। अगर सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग बोले तो इनको एवरेज भी बोलते हैं। दो टाइप का होगा, एक को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल एवरेजेस और एक को बोलते हैं पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेज तीन टाइप का हो गया, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। पोजिशनल एवरेज भी थ्री टाइप का, मोड, मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू। इनको हम लोग पोजिशनल एवरेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी कैलकुलेशन हम ग्राफिकल निकाल सकते हैं। मोड हम लोग हिस्टोग्राम से और इनको ओजाइव से निकाल सकते हैं। इन सारी कैलकुलेशन को मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, इसलिए इनमें कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती है। इस रीजन से हम लोग इनको मैथमेटिकल एवरेजेस बोलते हैं। हम लोगों ने कल अर्थमेटिक मीन स्टार्ट किया था और अर्थमेटिक मीन में हम लोगों ने तीन सीरीज में फॉर्मूले रीड किए थे। अगर इंडिविजुअल सीरीज कहें तो दो मेथड, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। डायरेक्ट मेथड में एक्स बार इक्वल टू हमने सिग्मा एक्स अपॉन एन लिखा था और शॉर्टकट में एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन हम लोगों ने फॉर्मूला लिया था, सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। डिस्क्रीट सीरीज जहाँ एक्स एंड एफ दोनों होता है, तो डायरेक्ट मेथड में तो हमारा फॉर्मूला था एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन और शॉर्टकट में था एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। कंटिन्यूस सीरीज में मिड वैल्यू निकालकर उसको, कंटिन्यूस सीरीज में किसी भी मैथमेटिकल एवरेज की कैलकुलेशन नहीं होती है, ना ही एम कैलकुलेट होता है, ना ही जीएम और ना ही एचएम। बट हम फिर भी अगर कैलकुलेशन करना चाहे तो उससे पहले कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रीट में मिड वैल्यू निकालकर, फिर वही फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन और शॉर्टकट अगर लेते हैं तो ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। और एक और एक्स्ट्रा मेथड होता है, अगर इंटरवल इक्वल है तो फिर हम एक मेथड और लिखते हैं एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। तो ये फॉर्मूले मेथड हम लोगों ने रीड किए थे सीरीज में। अब ना आज हम लोग अर्थमेटिक मीन को ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए हमारे पास 5 कैलकुलेशन लर्न करनी है। एक अर्थमेटिक मीन गिवन है और मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करना है। टू वेरिएबल का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट अननेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड मीन वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार इसी के क्वेश्चन आते हैं, और एक करेक्ट अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिसिंग वैल्यू, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस पर हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल सीरीज है ना, आप लोगों को कोई इंडिविजुअल सीरीज के वैल्यू गिवन है और उस वैल्यू में आप लोगों को दिया हुआ है कि एक सीरीज है 2, 4, क्वेश्चन मार्क 8 एंड 10, या मान लें हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 6 आपको गिवन है और ये मिसिंग वैल्यू निकालना है और इसका अर्थमेटिक मीन आपने दिया हुआ है, इसका अर्थमेटिक मीन हमारे पास 6 है। तो ना हमारे लिए इंडिविजुअल सीरीज में इफ यू रिमेंबर एक्स बार का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मेथड आप इस केस में यूज करें, सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार हमारे लिए गिवन है 6, सिग्मा एक्स मतलब सारी वैल्यू का समेशन, तो 2 प्लस 4 प्लस 6, मिसिंग वैल्यू को हमने x बोल दिया, प्लस 10, नंबर ऑफ वैल्यू हमारे लिए 5 है, तो ये हो जाएगा 30, 6 इंटू 5, ये सारे वैल्यू सम करोगे तो 22 प्लस x हो जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू 30 माइनस 22 इज इक्वल टू 8 हमारे लिए हो जाएगा। तो अगर मिसिंग वैल्यू इंडिविजुअल सीरीज में हो तो x बार तो गिवन होगा, सारे वैल्यू का समेशन कर कर n डिवाइड कर देना, जो भी मिसिंग वैल्यू होगा वो हमारे लिए निकल कर आ जाएगा। बाई चांस अगर डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में क्वेश्चन आ जाए तो कंटिन्यूस में तो आप मिड वैल्यू बना देना, मिड वैल्यू को x कह दोगे तो x एंड फ्रीक्वेंसी हमारे लिए हो जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज हमारे लिए बन गया एक तरीके से x एंड फ्रीक्वेंसी। अब मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, मैं सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूँ, आगे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे वहां से हम लोग लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना बेटा कि fx बना लेंगे, जो भी वैल्यू हमारे लिए यहाँ पर आ रहा है उससे हम लोग ना fx कैलकुलेट कर लेंगे, तो सिग्मा fx आ जाएगी। यहाँ पर लाइक हम लोगों ने बोल दिया 2, 4, 6, या हम लोग चलिए
आप लोगों के एक ये वाला वैल्यू मिसिंग है, मान लीजिए अगेन ये वैल्यू मिसिंग है 10 और ये है 3, 7, 10, 6 एंड 4। मान लें ये वैल्यू आप लोगों को निकालना है तो आप एफ एक्स कैलकुलेट करोगे 6, 28, 60, जो मिसिंग है उसको x बोल देंगे तो ये 6x 40। तो हम सिग्मा एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा एफ एक्स अगर हम लोग कैलकुलेट करें 100, 128, 134 प्लस 6x और n सम ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है तो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे लिए 30 हो गया। मान लें क्वेश्चन में x बार गिवन है 6.06, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n हमारे लिए हो गया x बार 6.06 गिवन है, सिग्मा एफ एक्स 134 प्लस 6x और n हमारे पास 30 गिवन है। इसको सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.06 30 से, तो 30 इंटू 6.06 हमारे लिए बन जाएगा। ये हमारा 181.8 इज इक्वल टू 134 प्लस 6x। तो 181.8 माइनस 134 इज इक्वल टू 6x। तो ये हमारे को सोल्व करने पर आएगा 47.8 इज इक्वल टू 6x। नाउ फाइनली हम लोग x निकाल सकते हैं 47.8 अपॉन 6, तो ये हमारा 7.96 होगा। राउंड ऑफ में हो सकता है अपने आंसर बेटा 8 यहाँ हम लोगों को मिल जाए। अच्छा ये सब 1 मार्क्स में इस तरीके से सोल्व करने पड़ेंगे ना। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि 1 लाइन पढ़ा और सारा हो गया, और सारे ऐसे भी नहीं होंगे कि सबको डिटेल से सोल्व करना पड़े। तो एक पूरा एवरेज बना होता है पेपर, प्रॉपर टाइम में होता है, तो सबको जिनको सोल्व करना रहेगा उन्हें हम लोग प्रैक्टिकली लेना ही होगा और इसके लिए कैलकुलेटर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सोल्व करना है। तो ये आप लोगों का अगर मिसिंग वैल्यू होता है तो उस केस में आप लोगों का कैलकुलेशन जैसे ये याद रखना, डायरेक्ट मेथड को यूज करना है। इंडिविजुअल में सिग्मा एक्स अपॉन एन, डिस्क्रीट में सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन और कंटिन्यूस में भी सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन कर जो भी वैल्यू मिसिंग है उसको रखकर हम लोग सोल्व करेंगे। 2 बार एग्जाम में मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार इंडिविजुअल सीरीज का और एक बार बेटा हमारे लिए डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन था। तो मिसिंग वैल्यू के बाद नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पर रीड करेंगे और वो आएगा हमारे लिए 2 वेरिएबल का अर्थमेटिक मीन। कि मान लें हमारे पास क्वेश्चन में 2 वेरिएबल है और उन 2 वेरिएबल का अर्थमेटिक मीन हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो अगर हमारे पास ओनली 2 वैल्यूज है, सिर्फ 2 वैल्यूज है, ये आगे नीड होगी हम लोगों को, इसलिए कॉन्सेप्चुअल अभी यहाँ समझना है। 2 वेरिएबल है हमारे पास 4 एंड 8 और मुझे कहा जाएगी इनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करो। तो 2 वेरिएबल के अर्थमेटिक मीन का ना एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2। ध्यान रखना आगे जरूरत पड़ेगी अपने को अच्छी खासी। तो a प्लस बी बाई 2 करोगे तो दोनों को ऐड करा 4 प्लस 8 बाई 2 करेंगे, हमारे लिए आंसर बन जाएगा 6। हमारे लिए आंसर आ जाएगा। तो कभी भी 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल का अर्थमेटिक मीन हमारे लिए a प्लस बी अपॉन 2 होगा। देन आता है हमारे पास कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालो। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, लाइक क्वेश्चन ऐसा कहे कि फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालो। अच्छा जनरली फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते तो हम लोग क्या लिखते 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग इसको ऐड करते तो सिग्मा, ये इंडिविजुअल सीरीज हो गया तो हम सिग्मा एक्स करते, तो ये ऐड करें तो 10 15 21 28 हमारे लिए सिग्मा एक्स हो गया। तो एक्स बार इज इक्वल टू हम लोग बनाते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन, 28 अपॉन एन 7 हो गया, तो ये 4 हमारे लिए आंसर हुआ। बट अभी तो सिर्फ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स के अर्थमेटिक मीन बनाना था, तो ठीक है हमने 1 to 7 लिख दिया। बट क्वेश्चन अगर कहता था फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना कि हम 1 से लेकर 100 तक बनाते। तो याद रखना फर्स्ट n नेचुरल नंबर का x बार होता है n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2। तो हमारे लिए n 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। ये हमारे लिए आंसर सेम आ जाएगा। सर ने 3 चीजें अभी लर्न कराई है। एक आप लोगों के लिए मिसिंग वैल्यू का कैलकुलेशन, अर्थमेटिक मीन गिवन है और अगर कोई भी मिसिंग वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे। इंडिविजुअल में भी डायरेक्ट मेथड को, डिस्क्रीट में भी डायरेक्ट मेथड को यूज कर कैलकुलेशन करेंगे। 2 वेरिएबल का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो फॉर्मूला याद रखना a प्लस बी बाई 2 होता है।
फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन हमारे लिए n+1/2 होता है। n+1/2 हमारे लिए आंसर होता है। अब ये सब तो एक एक बार कोई क्वेश्चंस के पॉइंट बने हैं अब तक के एग्जामों में, मगर मैं आप लोगों को अगला जो कैलकुलेशन करा रहा हूँ वो कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से लर्न करिएगा। सबसे ज्यादा बार अर्थमेटिक मीन में हमारे लिए किसी चीज के अगर क्वेश्चन आए हैं तो वो आप लोगों के लिए कंबाइंड मीन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो जो अगला टॉपिक हमारे लिए होगा वो हम लोग रीड कर रहे हैं और वो होगा हमारे लिए एन नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन, सॉरी कंबाइंड मीन हम लोग रीड करेंगे। तो कंबाइंड मीन क्या होता है, किस तरीके से सोल्व होता है, उस सारी सिचुएशन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ तक का कंसेप्ट समझा चुका हूँ। अभी हम लोग कंबाइंड मीन को शुरू कर रहे हैं। यहाँ मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए, उनको भी हम लोग यहीं कर कर देखेंगे। मॉड्यूल क्वेश्चन आज सारे मैं करूंगा, 3-4 ही क्वेश्चन है मॉड्यूल में एग्जाम, और उसके बाद एग्जाम क्वेश्चन आप करेंगे प्रैक्टिस। कल मैं इनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करूंगा। तो मान लीजिए, ध्यान से सुनना बेटा। मान लीजिए मेरी क्लासरूम में दो ग्रुप है, एक है बेटा बॉयज और एक है गर्ल्स। मैं कहूं कि नंबर ऑफ बॉयज मेरी क्लासरूम में 60 है और उनका अर्थमेटिक मीन हमारे लिए 30 है। उनका अर्थमेटिक मीन, नंबर ऑफ बॉयज को हमने n कह दिया और उनका अर्थमेटिक मीन हमने 30 कह दिया। हमारी क्लासरूम में नंबर ऑफ गर्ल्स मान लीजिए 40 है और उनका अर्थमेटिक मीन मान लो हम लोगों ने 20 कहा। मेरी क्लासरूम में क्वेश्चन ऐसे होगा, मैं उसको लैंग्वेज में बोल दूं। इन ए क्लासरूम एवरेज मार्क्स ऑफ 60 बॉयज is 30 and average marks of 40 girls is 20, then find out the combined arithmetic mean। मेरे पास यहाँ पर ना दो अलग अलग ग्रुप है, एक ग्रुप बॉयज का है और एक ग्रुप गर्ल्स का है, और दोनों ग्रुप का मुझे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। बॉयज का अर्थमेटिक मीन अवेलेबल है 30 और गर्ल्स का अर्थमेटिक मीन अवेलेबल है मेरे पास 20। मुझे ना यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर पूरे एंटायर क्लासरूम के सारे स्टूडेंट्स का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। दो ग्रुप थे बेटा, एक था बॉयज का और एक था गर्ल्स का। बॉयज के ग्रुप को मैंने 1 बोला और गर्ल्स के ग्रुप को 2 बोला। तो यहाँ जितने नंबर ऑफ बॉयज है उन्हें हम लोग n1 बोल देंगे, इनको हम लोग n2 बोल देंगे, इसका x बार 1 बोल देंगे और इसका x बार 2 बोलेंगे। इन दोनों को मिलाकर जो मैं x बार बनाऊंगा ना वो मेरे लिए x बार 1 2 निकलेगा। और x बार 1 अगर ये तीन ग्रुप होते ना तो मेरे लिए वो x बार 1 2 3 कैलकुलेट होता। मुझे यहाँ x बार 1 2 अगर कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला यूज होता है x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। x बार 1 हमारे पास 30 है, n1 हमारे पास 60 है, x बार 2 20 है, n2 40 है अपॉन n1 प्लस n2, n1 60 n2 40। ये अगर मैं सोल्व करूं तो 1800 प्लस 800 अपॉन 100, तो 2600 अपॉन 100 इज इक्वल टू 26 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लोगों को कभी भी कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है x बार 1 2 इक्वल टू x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। अगर ये तीन ग्रुप होते ना तो x बार 1 2 3 हो जाता। फॉर्मूला मेरे लिए x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस x बार 3 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन मुझसे ऐसा बोले, एक बार आप सुन लें पूरा, फिर मैं इसको अलग करता हूँ। एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स इज 30, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। एवरेज मार्क्स ऑफ all student of entire classroom is 26। average marks of all student in entire classroom is 26 and average marks of 60 boys is 30, and out of this find out the average marks of 40 girls। अगेन बोल देता हूँ क्वेश्चन, चलो यूं बोल दे। एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट इज 26। एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट इज 26। आउट ऑफ दिस का मतलब इन 100 में से, आउट ऑफ दिस एवरेज मार्क्स ऑफ 60 बॉयज इज
30, 60 बॉयज का एवरेज 30, देन फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स। तो ये तो थे बॉयज 60, रिमेनिंग गर्ल्स का आपको एवरेज निकालना है। रिमेनिंग गर्ल्स बेटा ना 100 में से 60 बॉयज है, तो रिमेनिंग गर्ल्स हमारे लिए 40 हो जाएंगी। इनका एवरेज आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 100 स्टूडेंट्स का एवरेज 26 है, इनमें से 60 बॉयज का एवरेज 30 है, तो रिमेनिंग गर्ल्स का एवरेज फाइंड आउट करो। यहाँ अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, तो यहाँ लिखा हुआ नहीं कि क्वेश्चन कंबाइंड मीन का है, बट आप ये ध्यान रखना कि जब भी मुझे क्वेश्चन में एक से ज्यादा एवरेज मिल जाए तो वो क्वेश्चन हमेशा कंबाइंड मीन का ही होगा। मेरे पास यहाँ 100 स्टूडेंट इन 60 एंड 40 दोनों के समेशन है, तो ये दो ग्रुप के समेशन है, तो ये एवरेज n12 कहलाएगा, और x बार ये हमारा x बार 12 होगा। ये बॉयज मेरा पहला ग्रुप हो गया, इससे हम लोग n1 बोलेंगे, x बार को हम लोग 1 बोलेंगे। गर्ल्स बेटा n2 हो गया, x बार 2 हमने फाइंड आउट करना है। ये अगर तो आप ढंग से नहीं लिख पाए ना तो फिर एरर हो जाएगी, क्वेश्चन तो स्टेटमेंट में होगा। हमें बहुत अच्छे से उनको ना आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फॉर्मूला तो अब हम लोग ले सकते हैं, x बार 12 इक्वल टू x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। x बार 12 26 है, x बार 1 हमारे पास 30 है, n1 क्वेश्चन में 60 है, x बार 2 फाइंड आउट करना है और n2 40 है, तो मैं इसको 40 x बार 2 बोल सकता हूँ। डिवाइड बाई n1 प्लस n2 तो मुझे गिवन है 100 है। ये अगर मैं इधर लूंगा तो ये बेटा हमारे लिए 2600 इज इक्वल टू 1800 प्लस 40 x बार 2, और ये हमारे लिए 1800 इधर लाओगे तो बेटा ये 800 बचेगा, 2600 माइनस 1800 प्लस का 1800 उधर आएगा, तो इज इक्वल टू 40 x बार 2। तो मैं x बार 2 फाइंड आउट कर सकता हूँ, 800 अपॉन 40 इज इक्वल टू 20, इज इक्वल टू 20 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा किस तरीके से हमने करा है। अब इसका एक और पैटर्न होता है और क्वेश्चन ऐसे है, एवरेज मार्क्स ऑफ एंटायर क्लासरूम, average marks of entire classroom is 26 and average marks of boys 30 and average marks of girls 20, then find out the proportion of boys and number of boys and girls, या फिर find out the percentage of number of boys and girls। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन है। average marks of entire classroom is 26, average marks of boys 30 and average marks of girls 20। फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, या फिर फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से सोचोगे तो एक से ज्यादा एवरेज है, पूरी क्लास का एवरेज भी है, बॉयज का एवरेज भी और गर्ल्स का एवरेज भी है। हमें ना यहाँ नहीं पता है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने थे और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे। मतलब ये जो पूरी क्लासरूम का एवरेज है सर, ये तो हो गया x बार 12, बॉयज के बारे में जो एवरेज है उसे हमने x बार 1 बोल दिया, गर्ल्स का जो एवरेज है बेटा उसे हमने x बार 2 बोल दिया। ना तो मेरे पास नंबर ऑफ बॉयज हैं, ना ही मेरे पास नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, क्योंकि ना बेटा मेरे पास तो फॉर्मूला तो एक ही बनेगा ना x बार 12 का। थिंक करना, मेरे पास x बार 12 अवेलेबल है, तो मैं तो x बार 12 का फॉर्मूला ही ले पाऊंगा, x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। मेरे पास LHS का वैल्यू है, तो मैं RHS में से ना बेटा सिर्फ एक मिसिंग वैल्यू निकाल सकता हूँ, जैसा हमने पीछे कैलकुलेट करा है। बट एक LHS गिवन है और RHS में से दो मिसिंग वैल्यू तो कभी निकल नहीं सकता, उसके लिए तो दो इक्वेशन चाहिए। बट एक इक्वेशन से आप इन दोनों वैल्यू को एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं इन n1 और n2 का रेशियो जरूर बना पाऊंगा। मुझे यहाँ ये नहीं निकाल पाऊंगा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉयज या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स 60 एंड 40 ही है, बट मैं ना यहाँ ये जरूर कैलकुलेट कर पाऊंगा कि मेरे लिए ना इन नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो 3:2, 60:40 को हम लोग 3:2 कह सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप n1 n2 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, उनका प्रोपोर्शन ही बना सकते। देखो इस केस में आप वैसे क्या करते हैं, x बार 12 तो हमारे लिए 26 है, x बार 1 30 है, n1 नहीं है, x बार 2 20 है, n2 हमारे पास नहीं है,
n1 प्लस n2 दोनों हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये n1 प्लस n2 इधर लाओगे ना तो ये 26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 26 n1 प्लस 26 n2, 30 n1 प्लस 20 n2। n1 n1 एक साइड ले लें, 26 n1 प्लस 30 n1 इधर लाऊं तो माइनस 30 n1 इज इक्वल टू 20 n2 और प्लस 26 n2 इधर लाऊंगा तो माइनस का 26 n2। ये हो जाएगा -4n1 इज इक्वल टू -6n2, माइनस माइनस कैंसिल। तो n1 का वैल्यू ना इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन 4 नहीं 6 होगा। समझो, मैं n1 की जगह अगर 4 रख दूं तो 4 इंटू 4 तो बेटा 16 होता। ये ऐसा होता ना अगर मैं n1 भी 4 कहता और n2 6 कहता, तो 4 इंटू 4 तो 16 और 6 इंटू 6 36। तो ये तो कहाँ इक्वल हुआ हमारे लिए। तो हम लोगों को ना उल्टा लेना होता है, ध्यान रखना। n1 तो बेटा हमारे लिए 6 होगा और n2 की जगह हम लोग 4 पुट करेंगे तो RHS LHS इक्वल हो जाएंगे। तो बेटा ना मैं 4 n1 की जगह 6 रखूं और n2 की जगह बेटा मैं 4 पुट करूं तो फिर ये मेरे लिए 24 इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो बेटा मेरे लिए यहाँ आंसर बना ना, मेरे लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक्चुअल फिगर है, ये प्रोपोर्शन फिगर है। मेरे लिए n1 तो होगा बेटा 6 और n2 होगा बेटा मेरे लिए 4। और मैं n1 is to n2 का प्रोपोर्शन लिखूं तो 6 is to 4 इन द सेंस 3 is to 2। ध्यान से देखें, हमारे रियल जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था उसमें भी यही था, 60-40 इन द सेंस 3 is to 2 हमारे लिए हो गया। इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन बॉयज तो हुए 3 और गर्ल्स हुए बेटा 2। बट क्वेश्चन ने पूछे कि नंबर ऑफ बॉयज का परसेंटेज कितना है, तो हम लोग बनाएंगे 3/5 5 दोनों का समेशन, 60% तो बॉयज हो गया, 2/5 इंटू 100 40% गर्ल्स हो जाएंगी। तो फिर हमारा आंसर 60-40 लगेगा। ये आप लोगों का पैटर्न अगर n1 n2 दोनों का रेशियो या परसेंटेज अवेलेबल ना हो। पर आप कभी भी इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करोगे, मैं बता रहा हूं वैसे कर। मेरे पास x बार 1 2 है, ध्यान देना, शॉर्टकट दे रहा हूं एक इसका। मेरे पास क्वेश्चन में x बार 1 2 है 26, x बार 1 है बेटा हमारा 30 और x बार 2 है बेटा हमारा 20। आप क्या करोगे, एक एरो इधर से बनाओगे और दोनों का डिफरेंस देखोगे, प्लस माइनस को इग्नोर करना। 26 एंड 30 का डिफरेंस 4, इन दोनों में डिफरेंस देखोगे 6। ये 4 तो आंसर होगा n2 का और ये 6 आंसर होगा n1 का। और ये हमारा n1 और n2 6 4 आ गया। 6 is to 4 in the sense 3 is to 2 in the sense 60% 3/5 5 दोनों का समेशन एंड 40%। तो अगर दो मिसिंग वैल्यू है, मतलब कंबाइंड मीन दे रखा है और n1 n2 का रेशियो परसेंटेज बनाना, तो आप सोल्व ना करें स्टेप वाइज, आप एरो बनाए और एरो बनाकर सोल्व कर लें। तो कंबाइंड मीन बेटा जब एक से ज्यादा ग्रुप का मीन गिवन हो तो कंबाइंड मीन कहते हैं। फॉर्मूला x बार 1 2 इक्वल टू x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2 होता है। दो से ज्यादा ग्रुप भी हो सकते तो उतना ही टर्म्स ऐड हो जाएगा। 3 पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, कंबाइंड मीन निकालना, सोल्व करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, वन मिसिंग वैल्यू निकालना और दोनों मिसिंग वैल्यू n1 n2 दोनों का बेटा आप लोगों को रेशियो या परसेंटेज बनाना है। तो सोल्व ना कर कर एरो बनाकर आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो मैं अभी मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, उनको भी मैं यहीं करवा रहा हूँ ताकि आपको और कंबाइंड मीन अच्छे से आ जाए। और क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होगा कि ये क्वेश्चन कंबाइंड मीन का है, हमने अच्छे से रीड करना है और जज करना है। जब भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा टाइप के एवरेज 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 वर्ड मिल जाए ना, ध्यान रखना वो क्वेश्चन कंबाइंड मीन का ही हुए, उसी लॉजिक से सोल्व होगा। लाइक कल मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे, करे होंगे आप लोगों ने। फोर्थ क्वेश्चन ना, फोर्थ क्वेश्चन में आपको n1 गिवन है 20। अच्छा ना, क्वेश्चन इतना अच्छा बना बनाया नहीं मिलेगा, स्टेटमेंट मिलेगा, हमने जज करना है क्या क्या दिया हुआ। n2 है बेटा 30, x बार 1 है हमारे पास 10, x बार 2 है 15। कंबाइंड मीन निकालना है, x बार 1 2 निकाल सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस करते चले। आप भी अब सीख ले आए तो x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। डेली प्रैक्टिकल एक नोटबुक होनी चाहिए, कैलकुलेटर एंड पेन, जो जो चीजें प्रैक्टिकली हो रही है उन्हें आप सोल्व जरूर करते चले। x बार 1 10,
n1 बेटा 20, x बार 2 15, n2 बेटा 30 अपॉन n1 प्लस n2, n1 20 प्लस 30, 200 प्लस 450 अपॉन 50, तो 650 बाई 50 इज इक्वल टू 13 हमारा आंसर होगा। आप लोगों का भी हो जाना चाहिए ना, प्रैक्टिस आपने भी करनी है साथ में। यह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, x बार 1 2 गिवन है 20, n1 गिवन है 20, n2 गिवन है 40, x बार 1 गिवन है 15, x बार 2 कैलकुलेट करना है। करो बेटा सेल्फ। तो x बार 2 कैलकुलेट करना है, x बार 1 2 इक्वल टू x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो x बार 1 15, n1 20, x बार 2 फाइंड आउट करना है और n2 40 है तो 40 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2 20 प्लस 40। x बार 1 2 अवेलेबल है 20, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 300 प्लस 40 x बार 2 अपॉन 60। ये 60 अगर हम लोग इधर लाएंगे तो 20 से मल्टीप्लाई होकर 1200 इज इक्वल टू 300 प्लस 40 x बार 2। 300 इधर लाएंगे प्लस का तो माइनस हो जाएगा, 900 बचेगा इज इक्वल टू 40 x बार 2 एंड x बार 2 इक्वल टू 900 अपॉन 40 इज इक्वल टू 22.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का वन मिसिंग वैल्यू निकालना। अब मैं दो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, मैंने दिए हैं यहाँ प्रैक्टिस में, जिसमें आपको n1 n2 दोनों ही अवेलेबल नहीं होंगी, तो सोल्व नहीं करोगे प्रॉपरली, सिर्फ एरो बनाया और सोल्यूशन निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, एवरेज वेजेस ऑफ मेल एंड फीमेल इज 30 if average wages of male are 36 and average wages of female हमारे लिए 28 है। तो एवरेज वेजेस मेल एंड फीमेल दोनों का हमें गिवन है क्वेश्चन में, एवरेज वेजेस मेल एंड फीमेल दोनों का गिवन है। तो ना ये तो हो जाएगा हमारे लिए x बार 1 2, मेल का एवरेज उसे x बार 1 बोल दें और फीमेल का एवरेज x बार 2 बोल दें। इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 30 28 का 2, ये उल्टे आंसर जाएंगे, 6 होगा n2 और 2 होगा हमारे लिए n1। तो बस रेशियो आ गया 2:6 इन द सेंस 1:3। परसेंटेज ऑफ मेल फीमेल चाहिए तो 1/4, 4 1 + 3 ना 25%, और ये हो जाएगा 3/4 इंटू 100 75%। क्वेश्चन नंबर 7, ये पैटर्न आना चाहिए बेटा समझ में। एवरेज वेजेस गिवन है मेल एंड फीमेल का 24, तो वो तो हो जाएगा x बार 1 2। एवरेज एज ऑफ मेल है 28, तो ये तो हो गया x बार 1 28 और फीमेल का हो गया 22, तो x बार 2 22। इन दोनों का डिफरेंस 4 और इन दोनों का डिफरेंस हमारे लिए 2, उल्टा आंसर जाएगा, ये हुआ n2, ये होगा हमारे लिए n1। तो रेशियो हो गया 2:4 1:2। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बनाऊं तो 1/3 इंटू 100, मतलब मेल तो हुआ 33.33% और फीमेल हो जाएंगे 66.667% हमारे लिए हो जाएगा। ये आप लोगों का कंबाइंड मीन आई थिंक कर पाएंगे आप एग्जाम क्वेश्चंस में। बहुत सारे क्वेश्चन वहां मिलेंगे, उनको मैं कल भी और कराऊंगा तो उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, बट आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करना। ये ध्यान रखना क्वेश्चन में नहीं मिलेगा कि ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है, जब भी एक से ज्यादा एवरेज मिले क्वेश्चन में तो कंबाइंड मीन होगा। जब भी पहली बार क्वेश्चन करें तो एक प्रॉपर नोटबुक बनाकर उसमें सॉल्व करते चले, ताकि आप लोगों के पास एक अच्छी आंसर की बन जाए। जब आगे कभी प्रैक्टिस करो तो सिर्फ कैलकुलेटर पर भी करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है।
तो 4 कैलकुलेशन मैंने करवा दी आप लोगों को। मिसिंग वैल्यू निकालना, अगर मीन गिवन है, एन नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन, 2 वेरिएबल का अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड मीन का कैलकुलेशन, एक छोटा सा कैलकुलेशन अर्थमेटिक मीन फिनिश होता है और वो आता है हमारे लिए करेक्ट अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना। समझना क्या होता है करेक्ट अर्थमेटिक मीन का लॉजिक। एवरेज ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर 40 ना, एवरेज ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर 40, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 100 उनका एवरेज बेटा 40। Later it comes to know that marks of a student is use 20 instead of 30। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 स्टूडेंट्स का एवरेज 40 है। बाद में ये पता चलता है कि एक स्टूडेंट का मार्क्स हम लोगों ने 30 की जगह 20 यूज कर लिया। तो किसी की वैल्यू थी सिग्मा एक्स बाई एन करते वक्त, तो वैल्यू ना सम कर रहे थे और वो वैल्यू ना एक स्टूडेंट की गलती से हम लोगों ने 30 की जगह 20 यूज कर ली, तो जो एवरेज आया है वो तो रॉन्ग हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में 4 चीजें मिलेगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिले वो 100 है, उनका एवरेज जो गिवन है वो 40 है। 30 की जगह हमने 20 यूज कर लिया, तो 30 जो था ना वो तो था हमारे लिए करेक्ट सिग्मा एक्स, सॉरी करेक्ट वैल्यू हमारे लिए करेक्ट वैल्यू 30 है। 30 की जगह हमने 20 यूज कर लिया, तो रॉन्ग वैल्यू हमारे लिए 20 है। तो जो मीन है हमारे पास 40 वो गलत है, उसको हमने ना सही बनाना है। तो करेक्ट मीन का फॉर्मूला हमारे लिए बनेगा wrong x bar into n minus wrong value plus correct value अपॉन n। फॉर्मूला होता है करेक्ट मीन निकालने का wrong x bar into n माइनस wrong वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन n। wrong x bar, क्वेश्चन में जो x bar है वो तो wrong है हमारे पास और वो है हमारा 40, n है हमारा 100, तो 40 इंटू 100, रॉन्ग वैल्यू 20। जरूरी नहीं है एक ही रॉन्ग वैल्यू, जितने रॉन्ग वैल्यू है वो सब लेस हो जाएंगे, प्लस करेक्ट वैल्यू है हमारे लिए 30 अपॉन n हमारे पास 100 है, तो 4000 में से 20 लेस करना है, 30 ऐड करना है अपॉन 100, तो ये 4010 अपॉन 100 40.1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों का करेक्ट एक्स बार बनाने के लिए रॉन्ग एक्स बार इंटू एन माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन एन। क्वेश्चन है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ आपको दिया है, एक बार ये मिटा देता हूँ मैं आपके। क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिस करेंगे, आप सेल्फ भी करते चलोगे। एट्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है एवरेज वेजेस ऑफ 200 वर्कर इज 50। एवरेज वेजेस ऑफ 200 वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर हैं 200 और उनका एवरेज है 50। Later it comes to know that wages of two workers are taken 20 and 30 instead of 25 and 50। दो वर्कर हैं जिनकी वेजेस हमने 20 एंड 30 ले लिया इंस्टेड ऑफ 25 एंड 50। हमने 20 एंड 30 ले लिया, तो जो लिया है ना वो है हमारे लिए रॉन्ग वैल्यू, इंस्टेड ऑफ करेक्ट वैल्यू 25 एंड 50 की जगह। तो करेक्ट मीन बना सकते हैं रॉन्ग एक्स बार, जो क्वेश्चन में एक्स बार है वो 50 है, एंड 200 रॉन्ग वैल्यू दो है बेटा, यहाँ 20 एंड 30 दोनों रॉन्ग वैल्यू लेस हो जाएंगी, करेक्ट वैल्यू 25 एंड 50 है वो दोनों ऐड हो जाएंगी, एंड नंबर ऑफ वैल्यू हमारे लिए 200 है। तो ये 10,000
में से 50 लेस करना है, 75 ऐड करना है अपॉन 200, 10,025 अपॉन 200 हम लोग कर देंगे तो ये हमारा 50.125 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। तो ये 5 कैलकुलेशन फटाफट से रिव्यू कर लो। मिसिंग वैल्यू निकालना है तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में डायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करोगे। टू वेरिएबल का अर्थमेटिक मीन a प्लस वी बाई टू होगा। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन n प्लस वन बाई टू होगा। कंबाइंड मीन के लिए एक्स बार वन एन वन प्लस एक्स बार टू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू होगा। इसमें 3 पैटर्न के क्वेश्चन, कंबाइंड मीन निकालना, कोई एक मिसिंग वैल्यू निकालना, एन वन एन टू का रेशियो या परसेंटेज बनाना। करेक्ट मीन निकालने के लिए रोंग एक्स बार इंटू एन माइनस रोंग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन एन हमारे लिए होगा। अब एक छोटा सा 3 प्रॉपर्टीज पॉइंट है अर्थमेटिक मीन के। ये प्रॉपर्टी पॉइंट इन द सेंस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अपने को ध्यान रखना है, उससे आप लोगों के लिए बहुत सारे आंसर डायरेक्टली टिक लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मान ले मेरा एक एक्स है 2 4 6 8 10। इंडिविजुअल सीरीज है, मैं सिग्मा एक्स अपॉन एन करूंगा तो सिग्मा एक्स मेरा 30, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, 30 अपॉन एन मेरा 5 है तो ये सोल्व करा तो मेरे लिए एक्स बार 6 आया। अगर मैं इस एक्स बार से डेविएशन कैलकुलेट करूं, मतलब इन सारे एक्स में से एक्स बार को लेस करूं, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस ए नहीं, एक्स माइनस ए तो एज्यूम मीन होता है, एक्स माइनस एक्स बार लिख रहा हूं मतलब एक्स माइनस एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन एक्स बार हमारे पास 6 है तो 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 8 माइनस 6 एंड 10 माइनस 6 4। तो सम ऑफ, ध्यान से याद रखना, एग्जाम में आया हुआ है, एक अटेम्प्ट पहले ही क्वेश्चन आया हुआ है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, किसी भी सीरीज के अर्थमेटिक मीन से अगर आप डेविएशन कैलकुलेट करोगे उसका समेशन हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि जितने डेविएशन पॉजिटिव होंगे उतने ही डेविएशन नेगेटिव होते हैं। और अगर ये सम जीरो ना आए इसका मतलब आपका अर्थमेटिक मीन ही रॉन्ग है। ये तो फिक्स है, किसी भी सीरीज के अर्थमेटिक मीन से निकाले गए डेविएशन का जो समेशन होता है वो हमेशा हमारे लिए जीरो होता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। और बेटा ये जीरो क्यों होता है, क्योंकि जितने डेविएशन पॉजिटिव होते हैं उतने ही डेविएशन नेगेटिव होते हैं। बट अगर मैं इन डेविएशन का स्क्वायर करूं तो क्या उन स्क्वायर का समेशन भी जीरो आएगा क्या? मैंने ये बोला है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो, और अगर मैं इनके डेविएशन का भी स्क्वायर करूं तो क्या उनका समेशन जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा। रीजन ये कि जितने डेविएशन नेगेटिव है ना वो तो स्क्वायर होते ही पॉजिटिव बन जाएंगे। समेशन जीरो तो तभी आ सकता है ना कि जब कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव और वो कैंसिल होकर जीरो बन जाए। मगर मैं जब स्क्वायर करूंगा ना इन डेविएशन का, अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये 16 4 0 4 16 कुछ भी आए बट जीरो तो नहीं आएगा, ये बात पक्की है क्योंकि नेगेटिव हट जाएगा। अब मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं कि अगर मैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी तरह के डेविएशन जैसे मैंने अर्थमेटिक मीन से निकाले वैसे ही अगर मैं हार्मोनिक मीन से निकालूं, वैसे ही अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन से कैलकुलेट करूं, इसी तरह की डेविएशन अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट करता हूं, तो इस सिचुएशन में अगर मैं उनके स्क्वायर बनूं तो ये बात तो पक्की है कि किसी के भी डेविएशन से आए हुए स्क्वायर का समेशन तो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर तो कभी समेशन जीरो बनाएगा ही नहीं। उस केस में सबसे मिनिमम समेशन अर्थमेटिक मीन से निकाले गए डेविएशन के स्क्वायर के समेशन का होता है। कंपैरेटिव एचएम या जीएम से भी हम लोग इसी तरह के डेविएशन बनाएं फिर उनके स्क्वायर करें, तो तीनों में से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो सबसे छोटा समेशन हमारे लिए अर्थमेटिक मीन से निकाले गए डेविएशन के स्क्वायर का होता है। रिपीट कर देता हूं, 2 पॉइंट है हमारे लिए। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो।
अर्थमेटिक मीन से निकाले गए डेविएशन का समेशन हमेशा ही 0 होता है, क्योंकि जितने डेविएशन पॉजिटिव होते हैं उतने ही डेविएशन नेगेटिव होते हैं। बट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। अर्थमेटिक मीन से निकाले गए डेविएशन के स्क्वायर का समेशन मिनिमम होता है कंपैरेटिव जीएम एंड एचएम। तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको। और एक फाइनली एएम की कैलकुलेशन ओपन एंडेड सीरीज में नहीं हो सकता है। ओपन एंडेड सीरीज याद हो तो जिसका कोई एक एंड गिवन ना हो, लाइक एक सीरीज है लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 एंड मोर देन, इसको हम लोग ओपन एंडेड बोलते हैं। मैंने पढ़ाया था प्रीवियस चैप्टर में। ये वाली सीरीज माइनस इंफिनिटी तक को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला क्लास हमारे लिए प्लस इंफिनिटी तक को रिप्रेजेंट करता है। इस सिचुएशन में आप एएम नहीं निकाल सकते। रीजन ये है कि अर्थमेटिक मीन कंटिन्यूस सीरीज में निकालने के लिए हमें मिड वैल्यू चाहिए होता है। इन तीनों के मिड वैल्यू तो हैं, बट इनके मिड वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जहां जहां मिड वैल्यू चाहिए उनमें ओपन एंडेड सीरीज में आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और मिड वैल्यू हम लोगों को मैथमेटिकल एवरेज के लिए चाहिए। मैथमेटिकल एवरेज 3 होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। और ये तीनों ही कैलकुलेशन बेटा ओपन एंडेड में नहीं निकल सकती, क्योंकि ओपन एंडेड में मिड वैल्यू की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। एंड ओपन एंडेड केसेस में आप लोगों का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। ये आपका अर्थमेटिक मीन का पूरा टॉपिक। इंडिविजुअल के 2 फॉर्मूले, डिस्क्रीट सीरीज के 2 फॉर्मूले, कंटिन्यूस सीरीज के 2 फॉर्मूले। फिर मिसिंग वैल्यू निकालना अगर मीन गिवन है, 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन एंड नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड मीन एंड करेक्ट मीन। 3 प्रॉपर्टी। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम, एंड इन केस ऑफ ओपन एंडेड सीरीज अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। अब हमारे मॉड्यूल में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिर्फ 4 ही हैं, और कुछ 20 थ्योरी क्वेश्चंस भी है बेटा हमारे लिए, वो पूरे चैप्टर के, वो थ्योरी क्वेश्चन तो हम लोग एक साथ ही करेंगे। अभी हम सिर्फ ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के कंटेंट जो है उनको मैं डेली आपको कराता चलूंगा टॉपिक वाइज। मॉड्यूल के क्वेश्चन मैं करूंगा, एग्जाम क्वेश्चन मैं आपने करने को दूंगा, नेक्स्ट डे उस एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूल क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। 4 ही मॉड्यूल में क्वेश्चन है प्रैक्टिकल। इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशन 15, 20, 25, एक सीरीज में 3 वैल्यू है 15, 20, 25, सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एएम, एएम से निकाले गए डेविएशन का सम बताओ। तो हमें ना तो एएम निकालने की जरूरत है, ना ही फिर उससे डेविएशन बनाकर सम बनाने की जरूरत है, क्योंकि फिक्स है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एएम इज ऑलवेज 0। तो हमारे लिए सीरीज का एएम बनाकर उसका डेविएशन का बनाकर उसका समेशन करेंगे तो वो 0 ही आएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। इफ वेरिएबल एज्यूम द वैल्यू, वैल्यू बोले तो x 1 2 3 डैश 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 5, मतलब 4 5 डैश 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 6 होता ना, 4 5 6 कहलाता। विथ फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी भी हमारे लिए 1 2 3 डैश 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 5, मतलब 4 5 हो गया। एम बनाना है बेटा, डिस्क्रीट सीरीज हो गया ना, एक्स एंड एफ हो गया। 2 मेथड ले सकते हैं, डायरेक्ट या शॉर्टकट। मान लो मैं डायरेक्ट से ही कर रहा हूँ, एफ एक्स बनो 1 4 9 16 25। सिग्मा एफ एक्स अगर मैं बनूंगा तो ये 55 आएगा। एन याद आए तो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी को कहते हैं, और ये 15 आएगा। तो एक्स बार का फॉर्मूला बनता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, 55/15। इसको हम लोग ना बेटा 11/3 भी लिख सकते हैं, 5 से कैंसिल कर कर, और यही आपको आंसर भी दे रखा है, 11/3 हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन। इफ देयर आर 2 ग्रुप, 2 ग्रुप है कंटेनिंग 30 एंड 20 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एन को कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 है और सेकंड के 20, एंड उनका अर्थमेटिक मीन बेटा 50 एंड 60 है। उनका अर्थमेटिक मीन एक्स बार, इसका तो 50 है, इसका 60 है, कंबाइंड मीन बनाना है। तो ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, ये x बार 1 हो गया, ये x बार 2 हो गया, कंबाइंड मीन x बार 1 2 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाता है x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2
अपॉन n1 प्लस n2, x बार 1 50, n1 30, x बार 2 60, n2 20, n1 plus n2 30 plus 20, 1500, 1200 upon 50, 2700 upon 50, तो 2700 अपॉन 50 अगर हम लोग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे लिए 54 होगा। तो ये आपका कहा गया थर्ड क्वेश्चन 54 हमारे लिए आंसर होगा। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, द एवरेज सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर। एक ग्रुप है अनस्किल्ड वर्कर का, उसका एवरेज दिया हुआ है 10,000, दैट ऑफ ए, और यही एवरेज बेटा स्किल्ड वर्कर का, स्किल्ड वर्कर का एवरेज गिवन है 15,000, और इनकी कंबाइंड सैलरी बोले तो ये कंबाइंड एवरेज सैलरी कहलाएगा। कंबाइंड बोले तो ना x बार 1 2 हो गया 12,000। तो क्वेश्चन आपसे ये पुट हो रहा है कि परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर बताओ कि कितने स्किल्ड वर्कर हमारे लिए हैं, उनका परसेंटेज बताना है। मुझे ना तो ये पता है कि स्किल्ड वर्कर कितने और कितने अनस्किल्ड है, तो दोनों ही नहीं पता ना। सोल्व करने के लिए एरो बनाएंगे, x बार 1 टू 12,000, ये अनस्किल्ड को मैं 1 कह रहा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ। इधर लिखूंगा x बार 1 10,000, x बार 2 15,000, डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस 2,000, इन दोनों का डिफरेंस 3,000। उल्टा आंसर लगेगा बेटा, n2 होगा 2,000 और n1 होगा हमारे लिए 3,000। इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन बनाऊं 3:2, बट वो तो बोल रहा है कि स्किल्ड बंदे कितने हैं उसका परसेंटेज बताओ। स्किल्ड हमने सेकंड ग्रुप को माना है, तो सेकंड ग्रुप वाले प्रोपोर्शन का परसेंटेज बनाना, फर्स्ट का मत बनाना ना, ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, उल्टा आंसर टिक लग जाएगा। हमने स्किल्ड सेकंड ग्रुप को माना था ना बेटा, अनस्किल्ड तो हमने फर्स्ट ग्रुप को माना था। तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 100, 5 सम को कहा है 40%। तो ये हमारे लिए ना बेटा सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर 40% हो जाएगा। और अगर वो अनस्किल्ड बोलता तो 3/5 इंटू 100 करता, 60% उस केस में आंसर आता। तो 4 ही क्वेश्चन है, चारों मैंने बेटा यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं। लास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन है काफी सारे, 19 क्वेश्चन है लास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन। पक्का है कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है आपसे ना हो, तो वो आज आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप मत करिएगा इन 19 क्वेश्चन के लिए, वो मैं आपको कल वैसे ही कराऊंगा। उसके बाद भी अगर उनमें प्रॉब्लम रहे ना तो मुझसे आप प्रॉब्लम्स को पूछिएगा। आज जो भी पढ़ा है इनसे रिलेटेड या पीछे जो भी पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर कर भी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को 19 क्वेश्चन को आप नोटबुक में प्रॉपर सोल्व करते हुए करेंगे। बाद में कभी भी करना तो आप कैसे भी छोटा मोटा करेंगे, बट एक बार ना प्रॉपर वे में करना, क्वेश्चन नंबर डालकर पेज नंबर डालकर, ताकि आपको कभी भी आगे से प्रैक्टिस करोगे कि एग्जाम नवंबर में होने, तो फिर उस केस में हमारे पास प्रैक्टिस के लिए पता रहे कभी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो कि हमने कैसे सोल्व करना है। देयर में भी प्रॉब्लम आएगी, जिनमें आए वो राउंड लगाकर छोड़ देना, मैं कल क्लास में सारा समझाऊंगा। फिर भी दिक्कत रह जाए तो फिर कल मुझसे कॉल कर कर पूछिएगा। थैंक यू। कल आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है, तो प्रिपरेशन पूरी कर लेना फर्स्ट चैप्टर की। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या थ्योरी है पूरा चैप्टर आपका, कुछ एक प्रैक्टिकल ही है, तो उसका आप लोगों पे टेस्ट रहेगा।